हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप लोग का स्वागत करता हूँ रैंक ऑफ टेम के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है और इसमें मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है एंड उसके मैं आपको एक बार इंडेक्स भी दिखा देता हूँ कि उसका इंडेक्स में मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो इसमें हम आज देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कस्टमर बिहेवियर क्या होता है, कस्टमर बिहेवियर को हम किस तरह से समझें और इनहेंसिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस हम किस तरह से गेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेशन हमें कैसे करने चाहिए और अपने सीआरओ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं क्योंकि कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है और आपके पास कई बार डेटा होने के बाद भी आप लोग इस चीज़ पर वर्क नहीं कर पाते हो, तो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देन लीवरेजिंग सोशल मीडिया का जो भी पावर है वो हम अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और लास्ट में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है एनालिटिक्स एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे वर्क करना होता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है और हम लोग आज इस पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो वेंडर्स हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेट कर रहे हैं। नो मैटर आपका कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप कर रहे होगे और ये लगभग हर एक इंडस्ट्री प्रोडक्ट में एप्लीकेबल रहेगा। और ये उन लोगों के लिए भी है जो एसईओ एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो अभी डिजिटल मार्केटिंग में लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए भी एक ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन का ये बेस्ट वीडियो बन सकता है। तो देर नहीं करते हुए चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं और इंडेक्स की तरफ जाते हैं। तो इंडेक्स में मैंने जैसे आपको बताया कि हम आज लगभग 8 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें कंटेंट मैंने बहुत रखा हुआ है और ये सिर्फ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब ये पीपीटी आपको चाहिए और आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको ये पीपीटी डायरेक्ट शेयर करूंगा, तो आप ये अपनी टीम के साथ, अपने कलीग्स के साथ में डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। या तो फिर अगर आप इंस्टीट्यूट और अपने स्टूडेंट्स के लिए भी चाहते हो तो आपको यहाँ से डायरेक्ट पीपीटी मिल जाएगी और ये आप आराम से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैंने एक स्टैंडर्ड पीपीटी डिज़ाइन करी है। अभी यहाँ पे मैं कुछ हाइलाइट्स आपको बताना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन में क्या है, इन द रैपिडली इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप ऑप्टिमाइजिंग योर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज इसेंशियल टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। तो सबसे पहला की रीज़न कि इसका एक रीज़न क्या होना चाहिए, हमें ई कॉमर्स को ऑप्टिमाइजेशन क्यों करना है कि भाई वेबसाइट तो लाइव हो गई, उस पर हमने प्रोडक्ट भी डाल दिए, हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, बट हम ई कॉमर्स का ऑप्टिमाइजेशन का मतलब एक्चुअल में नहीं जानते हैं। तो जो लोग जानते हैं उनको तो उसका बेनिफिट मिलता है, बट जो लोग नहीं जानते वो लाखों रुपए लगाने के बाद भी साइट वगैरह सब बना लिया, बट फिर भी उनको सेलिंग नहीं मिलती और डाउन 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 ही रहता है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि कंपटीशन से ऐड कैसे करें, कंपटीशन से बाहर कैसे निकले और एक अलग जर्नी किस तरह से बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आप हो, आपकी तरह बहुत सारे साइट्स वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्योंकि आज कुछ भी मोनोपोली जैसा चीज़ नहीं रह गया है। लगभग हर एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंपटीशन आ चुका है। तो अब उस कंपटीशन में भी निकल करके आप किस तरह से अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज करो कि आपको वहाँ से कुछ सेलिंग मिले, कुछ अच्छे लीड्स मिलने स्टार्ट हो। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन में कंपटीशन है, देन विद द राइट स्ट्रेटजीज। एक मिनट में खाली इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ लाइंस देखते हैं। विद द राइट स्ट्रेटजी यू कैन नॉट ओनली इंक्रीज सेल्स। ओके, यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब यही है कि राइट स्ट्रेटजी अगर अपनी है तो उसमें ना सिर्फ शेलिंग नहीं है, ओके, उसमें सिर्फ हम सेलिंग ही नहीं, यानी कि एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम ई कॉमर्स ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो उसमें हमें क्या इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, हम वहाँ से सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, या हमारी सर्विसेज हम सेल करें तो सर्विसेज के लिए भी हमें वहाँ से लीड्स मिल सकती हैं। सो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। कस्टमर इंगेजमेंट एक अलग पार्ट होता है और उसका सेटिस्फैक्शन अलग अलग पार्ट होता है। सेटिस्फैक्शन होता है आफ्टर परचेज और ये बिफोर परचेज होता है कस्टमर इंगेजमेंट। अब कस्टमर इंगेजमेंट जो होता है वो डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे किस तरह से आपने प्रेजेंट किया है, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कस्टमर इंगेजमेंट, कि वो आपकी साइट पे रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आपके साथ इंगेज होगा कि नहीं होगा, कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। देन उसके बाद आता है सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर ने जो ऑर्डर किया, जो उसे चाहिए था एग्जैक्टली आपने उसको वो चीज़ प्रोवाइड किया, तो कस्टमर सेटिस्फाई है। आपने कॉल्स एंड मैसेजेस के फटाफट रिप्लाई किए और उसको जिस तरह से सॉल्यूशन चाहिए था आपने उसके हर एक क्वेरी का प्रॉपर सॉल्यूशन टाइम से दिया, तो वो सेटिस्फाई रहेगा। देन अभी है दिस प्रेजेंटेशन विल delve into the key aspects of e-commerce optimization। जैसा कि मैंने बताया कि ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो भी टेक्निक्स होती हैं बेसिक, वो मैं सब इसमें पीपीटी में इंक्लूड कर चुका हूँ, तो आप यहाँ से सीख सकते हो। फिर अभी हम नेक्स्ट जाते हैं
इंट्रोडक्शन को छोड़ के, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। तो यहाँ पे पहला मेन जो फैक्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर बिहेवियर का मतलब क्या है? तो भाई कस्टमर बिहेवियर का मतलब हमें ये नहीं जानना है कि वो डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसा है, बट एक्चुअली हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें अगर ये डेटा हमें कहीं से मिल सकता है तो हम यहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हैं। बट अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ऐसे कौन से 4 टेक्निक यूज़ करने चाहिए कस्टमर बिहेवियर में। तो सबसे पहले कस्टमर बिहेवियर होता क्या है? सो बाय एनालाइजिंग यूज़र डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमें एनालिटिक्स से मिल जाएगा यूज़र डेटा। अगर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपिफाई पे है, शॉपिफाई सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर हमें ई कॉमर्स होस्ट करना है, ई कॉमर्स में बिजनेस हम कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, तो शॉपिफाई इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे आपको लगभग हर एक चीज़ रेडी टू गो मिल जाता है। आप मार्केटिंग फनल्स हो गया, ऑटोमेशंस हो गए, ईमेल्स हो गए, आप सब कुछ वहाँ से इजीली हैंडल कर पाते हो और अपने यूज़र का डेटा भी वहाँ से आप रीड कर पाते हो। तो यूज़र डेटा में क्या होता है कि उसका डेमोग्राफिक डेटा क्या है, वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, फिर वो किन पेजेस को ज़्यादा देख रहा है, वो कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, किस क्वेरी को सर्च करके वो सबसे फर्स्ट टाइम हमारी साइट पे लैंड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़र डेटा में पढ़ते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ओके, मीन्स क्या लिखा था? बाय एनालाइजिंग यूज़र डेटा यू कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स। पैटर्न्स हमें क्या समझना है? हमें पैटर्न्स में यही समझना है कि वो हमारे किसी एक पेज पे आया, उस पेज से उसने अलग अलग बहुत सारे पेजेस देखे होंगे। वो पेजेस प्रोडक्ट के थे, ब्लॉग के थे, कलेक्शन थे, पेजेस थे, क्या थे। फिर अगर वो प्रोडक्ट पे गया है तो किस टाइप के प्रोडक्ट उसने ज़्यादा देखा है। मान लो आपने 5-10 कैटेगरी बना रखी है, तो उसमें से कौन सी कैटेगरी में वो देख रहा है। जिस कैटेगरी में देख रहा है तो हमें एक पैटर्न मिलता है। तो वो यूज़र जो आया है वो बाइंग पर्पस है, उसका नेचर बाइंग है या सिर्फ वो लर्निंग के लिए आया। अगर लर्निंग पे आया है तो ब्लॉग वगैरह के पेज पे ज़्यादा वो जा रहा होगा, या तो फिर हमारे बारे में जानना चाह रहा है, या प्राइस वगैरह के लिए वो रिसर्च कर रहा है, तो वो हमारे प्राइसिंग प्लान्स हो गए, फिर हमारी शिपिंग पॉलिसीज हो गई, वो सभी पेजेस पे भी वो गया होगा। तो हम यहाँ से एक पैटर्न समझ सकते हैं कि वो जो भी बंदा आया है साइट पे, वो एक्चुअल में लेने के लिए आया है, कोई प्रोडक्ट उसे चाहिए, या तो फिर वो लर्निंग पर्पज से आया है, सिर्फ उसे सीखना है, या तो थोड़ी रिसर्च कर रहा है। तो हमें पैटर्न समझ में आ जाता है। देन एंड पेन पॉइंट्स, ओके, पेन पॉइंट भी हमें उसका समझ में आ जाता है। पेन पॉइंट का मतलब कैसे समझ में आता है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे वो बार बार जा रहा है और उसको वो हमारे कार्ट में ऐड कर रहा है, कार्ट में ऐड करने के बाद में वो हमारे चेकआउट पेज पे भी जा रहा है, तो बट चेकआउट पे होने के बाद वो बाउंस हो जा रहा है। बाउंस होने का मतलब ये हुआ कि उसको प्राइस ज़्यादा लग रहा होगा, या तो फिर उसको ईएमआई का ऑप्शन चाहिए बट वहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप समझ सकते हो, जिससे हमें पता चलता है कि कस्टमर्स जो हमारे साइट पे आ रहे हैं, यूज़र जो हमारी साइट पे आ रहे हैं, वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, उनका पेन पॉइंट क्या है, ठीक है। तो एक बार पेन पॉइंट समझ में आ जाता है और आप उसका सॉल्यूशन कर देते हो, तो वहाँ से भी आपके लीड कन्वर्सेशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छी टेक्निक्स होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर है allowing you to make informed decisions that improve the overall shopping experience। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें एक बार उनका यूज़र का डेटा आपने रीड करना सीख लिया, उसके पैटर्न समझ लिए और उनका पेन पॉइंट पकड़ लिया, तो ये जो इंट्रोडक्शन है कस्टमर बिहेवियर का, उसमें 3 मेजर फैक्ट निकल कर आ रहे हैं कि एक तो यूज़र डेटा आपको समझना है, दूसरा आपको पैटर्न समझना है, तीसरा आपको उनका पेन पॉइंट जानना है। ये जानने के बाद में उनका ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है वो आप सही कर सकते हो ऑप्टिमाइजेशन करके। तो अभी इस ऑप्टिमाइजेशन में हमें ध्यान क्या रखना है? तो सबसे पहले करना ये है कि आपको कस्टमर जर्नी मैपिंग समझनी है। तो कस्टमर जर्नी मैपिंग में हम हमारे पास जिस बंदे का डेटा डायरेक्ट नहीं है, जैसे किसी का ईमेल है या किसी का हमारे पास यूज़र एक्सेस आ रहा है, जहाँ से हमें पता चले कि हम एक-एक यूज़र को ट्रैक कर पा रहे हैं ना, तो ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ये हो नहीं पाता इतना। लेकिन हमें जो एनालिटिक्स है, यानी जो गूगल का फ्री टूल है गूगल एनालिटिक्स, जिसके साथ हमारा इंटीग्रेशन हुआ रहता है साइट का, तो वहाँ से हमें पूरा एक फ़नल मिल जाता है जिसमें हम यूज़र का डेमोग्राफिक डेटा, जेंडर डेटा, रीजन वाइज या पेजेस वाइज वो कौन से पेजेस पे ज़्यादा यूज़र्स जा रहे हैं, वहाँ से हमें एक पता चल जाता है कि मोस्ट ऑफ यूज़र हमारे किस टाइप के लैंडिंग पेजेस पे जा रहे हैं, और हम वहाँ से समझ जाते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है हमारी साइट पे, ठीक है। तो एक कस्टमर की जर्नी मैपिंग देखनी है। दूसरा हमें पर्सनलाइजेशन में क्या करना होता है? तो पर्सनलाइजेशन क्या होता है कि अभी कोई एक यूज़र आया हमारी साइट पे और मान लो कि हम ज्वेलरी सेल कर रहे हैं या फिर हम क्लोथिंग सेल कर रहे हैं, तो फिर उसको क्या थोड़ा पर्सनलाइजेशन चाहिए होता है, उसको कुछ अपनी कस्टम चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो हम बेटर ऑप्शन उनको दे पा रहे हैं कि नहीं। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमें कुछ ऐसे कंपटीटर देखने हैं जिन कंपटीटर का एक्चुअल में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ हो और वो लोग अच्छा कर पा रहे हों, मार्केट में सेलिंग हो रही है, उनका ऑर्गेनिक अच्छा खासा इम्प्रूव्ड हो, तो ऐसे हम समझ पाते हैं कि ठीक है, उन्होंने जो ऑप्शन दे रखे हैं पर्सनलाइजेशन के, हम वो दे सकते हैं, और ये जो हमारा अगर गैप है तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। फिर आता है बिहेवियरल
एनालिटिक्स। तो बिहेवियर एनालिटिक्स भी लगभग यहीं पे होता है। कस्टमर जर्नी मैपिंग जब आप देखोगे तो यहाँ पे ही आपको बिहेवियर भी समझ आ जाएगा कि मोस्टली जो लोग आए थे वो लैंडिंग पेज पे आए थे। लैंडिंग पेज के बाद सेकंड नंबर पे जो ट्रैफिक हमारा है वो प्रोडक्ट वाले पेजेस पे ज़्यादा है कि ब्लॉग वाले पे ज़्यादा है कि पेजेस पे ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें इम्प्रूवमेंट किस जगह पे करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी सेलिंग को हम बढ़ा सकें और ज़्यादा यूज़र्स को लेकर आ सकें। फिर आता है फीडबैक लूप्स, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फीडबैक लूप्स। फीडबैक लूप्स हमें क्या करता है, ये हमें एक शेल अगर हो गई है, मान लो कि आपके ये यूज़र जो थे वो कन्वर्ट हो गए, ये पहले भी होता है बिफोर परचेज, बट ये आफ्टर परचेज भी ज़्यादा वर्क करता है। तो फीडबैक लूप्स में हम ये करते हैं केवल कि अगर किसी यूज़र ने परचेज़ किया तो हम उसको वीक बाय वीक एक फीडबैक लेते हैं कि आप सबसे पहले आप फीडबैक कैसा ले सकते हो कि भाई आपको हमारी साइट कैसी लगी, साइट में आपको कहीं पे एरर समझ आया, या फिर आप ऐसा पूछ सकते हो कि मतलब जो आपका परचेजिंग जर्नी था, जो आपने खरीदारी करी हमारी साइट पे, तो फिर वहाँ पे पहुँचने तक में, यानी जब आप लैंड हुए वहाँ से चेकआउट तक के प्रोसेस में आपको कहाँ पे इशू आ रहा था, या आपको सब चीज़ें सही लगी कि नहीं, या आपको हमारा कस्टमर सपोर्ट कैसा लगा, यानी कि आपकी सेल्स टीम कैसी लगी उनको जिसने उनसे बात करी होगी। तो इस तरह से आप एक फीडबैक ले सकते हो। फिर एक बार प्रोडक्ट डिलीवर हो गया तो फिर एक प्रोडक्ट का फीडबैक ले सकते हो। फिर 1 मंथ बाद आप उसको रिलेशनशिप में रखना चाहते हो कि नेक्स्ट परचेज भी वहाँ से आए, या फिर वो लोग रेफरल ट्रैफिक आपको दें, तो उसके लिए भी आप एक फीडबैक दे सकते हो कि आप ज्वेलरी यूज़ कर रहे हो, 2-3 मंथ्स हो गए हैं, या आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आपको इतने महीने हो गए या इतने वीक हो गए, तो अभी उसमें कुछ इश्यूज़ आए हैं क्या आपको, तो ऐसा कुछ करके आप उनसे फीडबैक लूप्स बना के ले सकते हो। ठीक है, अभी चलते हैं सेकंड में, इनहेंसिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी इनहेंसिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस, तो जैसा कि हम जानते हैं ई कॉमर्स में सबसे मेन फैक्टर क्या हो गया है, सोशल मीडिया और वेबसाइट। तो अगर आपके पास एक अच्छी वेबसाइट है जो कि रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, आपके डेस्कटॉप पे भी होनी चाहिए, आपके फ़ोन में भी होनी चाहिए, आपके टैबलेट में भी होनी चाहिए। तो अभी मोस्टली यूजर्स आपके कहाँ से आते हैं, अगर आपका इंडियन बेस्ड वेबसाइट है, आपका मेन मार्केट इंडिया है, तो आपको यहाँ से फ़ोन से मिलेंगे, और अलग भी कोई मार्केट हो तो वहाँ से भी फ़ोन पे ही आपके यूज़र ज़्यादा आते हैं। इसके बाद सेकंड आपके डेस्कटॉप से आते हैं, और बहुत ही रेयर आपके लैपटॉप से, सॉरी टैबलेट व्यू में आते हैं। आईपैड से जो ट्रैफिक आता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। तो इसका मतलब ये कि हमने जो भी साइट बनाई है उसका मोबाइल जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ी लाइन से देखते हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द परफॉर्मेंस ऑफ योर ई कॉमर्स साइट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन यूज़र एक्सपीरियंस। ओके, यूज़र एक्सपीरियंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूएक्स। तो यूएक्स आपकी साइट का कितना अच्छा है, ठीक है, और एक होता है यूआई, यूज़र इंटरेक्शन, कितना अच्छा है। इन दोनों ही चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपके साइट पे नहीं है, फुलफिल नहीं हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है, स्टेप 1 में आपको अपनी साइट को बहुत ही ज़्यादा सही करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप जैसे 10 बैठे हैं, 10 नहीं 100 भी बैठे हैं, तो अभी उन 100 में से आप किस तरह से कम्पीट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट में ही कम्पीट करना है कि जिस जगह पे आप लोगों को बुला रहे हो। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो कि कहीं पे 10 कपड़े की शॉप हो और वहाँ पे एक और शॉप खाली है, वो आपने बुक कर ली और आपको भी कपड़े ही बेचने हैं। आपने शॉप खोली, आपकी 11वें नंबर की शॉप है, ठीक है। अभी 10 शॉप है, उसमें सब लोगों ने प्रॉपर मिररिंग करा रखा है, अच्छे से लाइटिंग लगा रखी है। अभी वो 10 शॉप रोड से एकदम प्रॉपर दिख रहे हैं, और एक आपका है उसमें आपने बहुत बेसिक सी लाइट लगा रखी है, कांच वगैरह नहीं लगा रखा है और ओपन शटर जैसा रखा है। तो लोग ज़्यादा कहाँ जाएंगे, लोग ज़्यादा जाएंगे इन 10 दुकानों पे, क्योंकि जो दिख रहा है वही बिक रहा है। तो लोग यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, ना कि आपकी शॉप पे ज़्यादा जाएंगे। इसी तरह से अब ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में हमारा फिजिकल तो कोई शॉप नहीं होता है। तो अगर फिजिकल शॉप नहीं है तो जो डिजिटल शॉप है उसे हमें कैसा करना है, सबसे अच्छा बनाने का ट्राई करना है। सबसे अच्छा का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा कि हम कुछ उसमें मैजिक डाल देंगे, बट हाँ, हम यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा बना सकते हैं कि लोग आएँ तो उनको थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर इसके बाद है नेक्स्ट लाइन में कि स्लो और डिफ़िकल्ट टू नेविगेट वेबसाइट कैन लीड टू हाई बाउंस रेट। ओके, तो सबसे पहले मैं डिफ़िकल्ट टू नेविगेट समझाता हूँ। स्लो आपको पता है, स्लो का मतलब क्या होता है कि साइट बहुत धीमे वर्क कर रही हो, और इससे होने वाला क्या इशू आता है, हाई बाउंस रेट आता है। ठीक है, हाई बाउंस रेट क्या होता है वो भी समझाता हूँ। सबसे पहले डिफ़िकल्ट टू नेविगेट है। अभी डिफ़िकल्ट टू नेविगेट को भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक मेडिकल की शॉप होती है। मेडिकल की शॉप में हम बाहर जाते हैं, यहाँ पे हम खड़े होते हैं, यहाँ पे पूरी शॉप में मेडिसिन होते हैं, बीच में भी रखा होता है, यहाँ कैडबरी का डिब्बा भी रखा होता है। तो अभी वहाँ पे हम उनको जाकर के बोलते हैं कि भैया हमको एक पैरासीटामॉल दे दो। अभी वो पैरासीटामॉल उनको पता है कि पूरे शॉप में कहाँ पे रखा है, वो फटाफट जाएगा और यहाँ से एक ड्रॉअर बाहर खींचेगा, उसमें से निकालेगा, बोलेगा भाई कितना दूँ, तुम बोल दोगे 4, वो पत्ते में से 4 काटेगा, तुम्हें दे देगा। अब उसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूँ तुम्हें, और वहाँ पे आप अंदर बैठे हो और आपको ही वो बोल दे, आपको बोल दे कि भाई एक काम करो, मैं फ्री नहीं हूँ, आप अंदर आ जाओ और आप आके
ले लो। अभी आप जाओगे तो आप पूरी दुकान ढूँढ डालोगे, शायद फिर भी आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएगा कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये तो होती है फिजिकल स्टोर्स के सेटअप की, इस तरह से होता है। बट अगर डिजिटल स्टोर की बात हम करें तो डिजिटल स्टोर में जो नेविगेशन होते हैं, जैसे एकदम ज्वेलरी की वेबसाइट है और उसमें आपने एंगेजमेंट रिंग बेचना है, आपने वेडिंग रिंग बेचना है, आपको ब्रेसलेट बेचने हैं, आपको लूज स्टोन्स बेचने हैं, तो आपको उसके नेविगेशंस इतने अच्छे से डिजाइन करने होंगे कि यूजर अब वहाँ पे आ रहा है तो आप वहाँ पे दिखाने के लिए बैठे नहीं हो, और यूजर को आके खुद से ही लेना है, खुद से ही देखना है, खुद से ही समझना है। तो अब वो आकर के खुद से कितना अच्छे से समझ सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका नेविगेशन कितना अच्छा है। अगर उसको एंगेजमेंट रिंग में एक सॉलिटेयर की रिंग भी चाहिए, तो वो एंगेजमेंट रिंग से होते हुए सॉलिटेयर में चला जाए, और फिर साइड बार में आपको फिल्टर्स भी देने हैं कि उसको कितने कैरेट का चाहिए, और उसको कितने कौन से कलर का चाहिए, उसको किस तरह का बैंड चाहिए, क्या चाहिए, उस सब चीज़ का प्रॉपर फिल्टर बना के देना होता है, क्योंकि वहाँ पे हम फिजिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो डिजिटल को हमें इस तरह से बना देना होता है कि हम प्रेजेंट हो ना हो, यूज़र अगर आए तो उसको जो चाहिए वो इजीली मिल जाए, उसी को बोलते हैं बेटर नेविगेशन। बट अगर ये चीज़ें नहीं है, इसका मतलब आपका नेविगेशन सिस्टम कैसा है, डिफिकल्ट टू नेविगेट है, जो यूजर्स को समझ में नहीं आ रहा है। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि डिफ़िकल्ट टू नेविगेट होता क्या है। अब मान लो यहीं पे एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट में 1000 प्रोडक्ट भरे पड़े हैं। अब वहाँ पे उसने कलेक्शंस बना तो रखे हैं एंगेजमेंट रिंग के, अब एंगेजमेंट रिंग में 500 आइटम्स हैं। अब उन्होंने क्या किया कि एंगेजमेंट रिंग के कलेक्शन पे तो मैं चला गया, चलो एक तो नेविगेशन अच्छा है कि मैं 3 कैटेगरी अलग डिवाइड करके जा सकता हूँ, और मैं एंगेजमेंट रिंग में जाना चाहता था तो मैंने क्लिक किया। अब वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट भरे पड़े होंगे। अब उस प्रोडक्ट में उसने पेजिनेशन नहीं दिया। अब मैं चला जा रहा हूँ नीचे-नीचे स्क्रॉल करते-करते मैं चला गया 450 प्रोडक्ट तक। तो मुझे लगा कि यार मैंने बहुत देख लिया, बट मैंने एक ऊपर देखा था कोई प्रोडक्ट था, वो मुझे बहुत अच्छा पसंद आया था। अब मेरे को स्क्रॉल करके वापस उस प्रोडक्ट को ढूँढना पड़ेगा। बट अगर यहीं पे उसने अगर पेजिनेशन दे रखा होता 1, 2, 3, 4 करके, और हर एक पेज पे केवल 24 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट रखा होता, तो उसको ईज़िली पता रहता है कि भाई लगभग मैंने दूसरे या तीसरे पेज पे देखा था, वहाँ जा कर के वो ईज़िली उसको फाइंड कर सकता था और परचेज़ कर सकता था। तो इस तरह से हम नेविगेशन को समझ सकते हैं, डिफिकल्ट टू नेविगेट क्या होता है और बेटर टू नेविगेट क्या होता है। ओके, अभी इसके बाद हम बात करेंगे हाई बाउंस रेट क्या होता है। तो हाई बाउंस रेट क्या होता है कि कोई हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, और वेबसाइट पे आने के बाद में मान लो कि वो गूगल पे कोई क्वेरी चला रहा है, और गूगल की क्वेरी से वो सर्च करके हमारी वेबसाइट पे लैंड हो गया। हमारी वेबसाइट के किसी भी प्रोडक्ट पेज या किसी भी कलेक्शन पे वो लैंड हो सकता है। आने के बाद में वो साइट हमारी लोड नहीं हो रही है, अच्छे से नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो ऐसा पैनल बना होता है, यहाँ पे केवल कैसे घूम रहा है और यहाँ हमारी साइट लोड नहीं हो रही है, तो वो जंप आउट करेगा, वो बैक चला जाएगा, कट कर देगा, वो टैब बंद कर देगा और दूसरी किसी साइट पे विजिट करेगा। एक ये होता है बाउंस रेट, यानी कि हमारी साइट का ही मेजरमेंट अच्छा नहीं, हमारी साइट की स्पीड अच्छी नहीं है, तो वो चला जाएगा। तो हमारी जो साइट होती है वो विदिन 2 टू 3 सेकंड जो है वो प्रॉपर लोड हो जानी चाहिए। किसी भी यूआरएल को क्लिक करके, किसी भी कलेक्शन प्रोडक्ट या सर्विस पे क्लिक करके वो सीधा रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 2 टू 3 सेकंड में हो जाना चाहिए। ठीक है? फिर दूसरा बाउंस रेट किस तरह से हुआ कि वो जिस प्रोडक्ट पे आया था, उस प्रोडक्ट पे उसको उस तरह का तो कुछ भी नहीं दिखा। वो दूसरे किसी प्रोडक्ट पे गया, वहाँ पे भी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तीसरे पे जा रहा है, नहीं दिख रही है, तो वो ऐसी साइट से भागते हैं। तो प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं है तो भी वो भागते हैं हमारी साइट से। तो जब यूज़र हमारी साइट से भागता है तो उसी को बाउंस रेट कहा जाता है। अब बाउंस रेट का मतलब हाई है कि लो है। तो बाउंस रेट तो हमेशा हर एक साइट पे होता ही होता है, बट बाउंस रेट हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। हाई का मतलब ये होता है कि जितने यूज़र आ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर यूज़र हमारी साइट पर रुक नहीं रहे हैं, सीधा जंप आउट करके बाहर भाग जा रहे हैं। ठीक है? फिर अभी हम देखते हैं अगली लाइन्स में क्या है। तो enhancing site speed and ensuring accessibility for all users are key factors in relating customers, retaining customers and boosting sales. Okay, ये जनरल लाइन से आप समझ जाओगे। The performance of your e-commerce site plays a critical role in user experience and conversion rates. ओके, अभी यहाँ पे हम एक यूज़र एक्सपीरियंस की हमने बात की थी। यूज़र एक्सपीरियंस मतलब हमारी साइट का सब लेखा-जोखा अच्छे से हुआ है, एंड नेविगेशंस वगैरह सब प्रॉपर हैं, एंड स्ट्रक्चर अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, हमने अच्छे से उसका यूएक्स यूआई किया हुआ है, तो हमारा वो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा कहा जा सकता है। फिर इसमें कन्वर्जन रेट होता है। कन्वर्जन रेट क्या होता है कि जब बाउंस रेट कम होगा मतलब यूज़र आकर के रुक रहे होंगे, तो ढेर सारे यूज़र आपकी साइट पे आ रहे होंगे, रुक रहे होंगे, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्लॉग्स सब देख रहे होंगे। तो जब यूज़र ज़्यादातर रुक रहे होंगे तो ज़्यादा चीज़ें देख रहे होंगे। ठीक है? जब ज़्यादा चीज़ें देख रहे होंगे तो ऑर्डर जो होगा वो आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। वो आपका जो सेल्स होगा वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि यूज़र आपके कन्वर्ट होना शुरू होंगे। ठीक है?
फिर है अ स्लो और डिफिकल्ट टू नेविगेट वेबसाइट कैन लीड टू हाई बाउंस रेट एंड लॉस्ट सेल्स। ओके, हाई बाउंस रेट एंड लॉस्ट सेल्स मतलब कि हाई बाउंस रेट नहीं, जब बाउंस रेट आपका बढ़ेगा, जैसे ही आपका बाउंस रेट बढ़ना शुरू होगा वैसे ही आपका सेल क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ हमें समझनी है। फिर अभी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन क्या होता है, अभी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो द वे प्रोडक्ट आर प्रेजेंटेड ऑन योर ई कॉमर्स साइट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजन। ओके, परचेजिंग डिसीजन आता है मेन, तो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन अगर चाहे तो क्या होगा, परचेजिंग डिसीजन आएगा। मतलब यूजर आपके प्रोडक्ट पेज पे है तो वो एक डिसीजन ले पाएगा कि मैं यहाँ से खरीदूं कि नहीं खरीदूं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो भी प्रोडक्ट है उनके हमारे पास ढेर सारे फोटोग्राफ्स अच्छे से अपलोड होने चाहिए, जो यूज़र यहाँ पे नेविगेट कर सके, देख सके। अगर आपके पास कलर्स अवेलेबल हैं उस प्रोडक्ट में तो कलर के फोटोग्राफ्स भी आप दिखा सकते हो, अलग अलग डिजाइन अवेलेबल है तो डिजाइन के भी फोटोग्राफ आप दिखा सकते हो। तो आप जो भी चीज़ सेल कर रहे हो उसको प्रेजेंट कितने अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि वही एक चीज़ होती है जो यूज़र देख करके हमारी साइट से खरीदते हैं। तो एक तो होता है प्रेजेंटेशन कैसा है, दूसरा अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और उस पर आपके पास रिव्यूज़ हैं, यानी आपने पहले जो क्लाइंट को सेल किया हुआ है उनके आपके पास रिव्यू होंगे, स्टार्स होंगे आपके पास, तो आपको वो देखना होंगे। मैं ये स्टार किस तरह का बना रहा हूँ, नया ही कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ओके, आप लोग समझ जाओ। ठीक है, स्टार्स हमारे पास होने चाहिए, और अगर वहाँ पे अपने पास रिव्यू है तो हम प्रोडक्ट पे रिव्यू दिखा कर भी वहाँ से उनके परचेजिंग डिसीजंस ले सकते हैं। और कैसे आते हैं परचेजिंग डिसीजन, फर्स्ट तो देखो ईएमआई के ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे अगर बात करें शॉपिफाई पे हो तो शॉप पे आता है। शॉप पे सबसे ज़्यादा अच्छा एक इसमें इसने इंटीग्रेट किया हुआ है टूल, कि शॉप पे से आप परचेज करते हो तो आपका परसेंट जो होता है चार्ज वो भी कम लगता है, और ये कई बार हमें जीरो इंटरेस्ट वाला भी दिखाता है कि अगर आप 3 EMIs में ही पे कर रहे हो तो आपको जीरो इंटरेस्ट देना होगा, जीरो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, सेम अमाउंट ही आपको 3 बार में स्प्लिट करके वो पेमेंट ले लेता है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं तो लोग जल्दी परचेज कर लेते हैं क्योंकि उनको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं और उनको एक बार में पैसे वगैरह नहीं देने हैं। तो बहुत सारे ऐसे वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। फिर है हाई क्वालिटी इमेजेस। ठीक है, हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए, इमेजेस आपकी ब्लरी नहीं होनी चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि पिक्सलाइट दिख रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या है ये। तो जो चीज़ दे रहे हो आप वो प्रॉपर उसकी हाई क्वालिटी में इमेज उसको दिखानी है, क्लियर डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको इतना क्लियर लिखना है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक कोई राउंड नेक में टी शर्ट बेच रहे हो, ठीक है, राउंड नेक में अगर आप टी शर्ट बेच रहे हो तो आपको क्या करना है कि उस टी शर्ट की जो भी डिस्क्रिप्शन हो वो आपको बहुत अच्छे से मेंशन करनी है कि भाई इस कलर में अवेलेबल है, आपको इस पैक में इतना इतना मिलेगा, इसका ये फैब्रिक है, ये मटेरियल है, और इसकी स्टिचिंग इस तरह से हुई है। उसके बाद एक आप वॉश केयर इंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हो कि इस तरह से आपको धुलाई करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसका डिस्क्रिप्शन अच्छा सा हमें रेडी करना होता है, और वो डिस्क्रिप्शन देख करके भी लोग आते हैं और परचेज करते हैं। एंड कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन। ओके, कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड हो जाएगा। एसेंशियल फॉर कन्विंसिंग कस्टमर्स टू मेक परचेज। ओके, अभी डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर हम अच्छे से लिखते हैं तो उससे भी कस्टमर कन्विंस होता है और उसका परचेज डिसीजन फास्ट होता है। ठीक है, तो अभी इसमें 4 हम बेसिक चीज़ें समझेंगे। हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए। ओके, जो हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए। इसके बाद डिटेल्ड प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हमारे पास होना चाहिए। यूज़र रिव्यू एंड रेटिंग हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास उस प्रोडक्ट पे है तो ठीक, नहीं है तो नीचे हम जनरल रिव्यू शो कर सकते हैं, जो हमारे ओवरऑल स्टोर की रेटिंग होगी वो भी हम शो कर सकते हैं। उससे भी उनको डिसीजन लेने में ईजी हो जाता है और फास्ट डिसीजन होते हैं। वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन, अगर वीडियो आप समझा सकते हो या वीडियो के रिव्यू अपने पास है या प्रोडक्ट का कोई वीडियो है तो वो भी हमें प्रोडक्ट पेज पे यूज़ कर लेना चाहिए, और इससे भी हमारा सेल्स जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, CRO। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो बहुत अच्छे से समझना कि CRO क्या होता है। देखो कई बार क्या होती है कि मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने हायर करा होता है, या हम खुद भी इनबिल्ट रख के टीम हाँ, मतलब इन हाउस में टीम रख के उनसे मार्केटिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो लोग एसईओ करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, पेड करते हैं। बट CRO जो होता है वो हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो CRO आपको आपकी मार्केटिंग टीम को भी बताना है और सेल्स टीम को भी बताना है CRO के बारे में। और CRO एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो इसका यूज़ करके आप लोग और अच्छे से सेल्स वगैरह ला सकते हो, या तो फिर अगर आपके कहीं पे ब्रेकिंग पॉइंट्स होंगे तो उसको हम सही कर सकते हैं। तो चलो देख, optimize your e-commerce site for conversions is crucial for turning visitors into customers। ओके, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन है
वो है टर्निंग विजिटर्स इनटू कस्टमर्स। तो जितने भी विजिटर्स आते हैं, जैसे कि कोई साइट होती है उस पे बहुत सारे अलग-अलग टाइप के विजिटर आते हैं। कुछ खरीदने के इंटेंट से आते हैं, अलग-अलग इंटेंट होते हैं यूज़र्स के कि उनको लर्निंग इंटेंट है, वो सिर्फ़ रिसर्च के इंटेंट से आए हैं, खरीदने के इंटेंट से आए हैं, ब्लॉगिंग के इंटेंट से आए हैं, तो वो डिपेंड करता है। देन हमारे जो विजिटर होते हैं उसमें से फाइंड आउट करके कि जो परचेज़िंग बिहेवियर से आए हैं, उनको हम विजिटर से कस्टमर किस तरह से बनाते हैं, वो सीआरओ के अंदर आता है। फिर एनहांसिंग द कस्टमर जर्नी एंड significantly increasing sales can be achieved by deploying वेरियस सीआरओ स्ट्रेटजीज। ओके, वेरियस सीआरओ स्ट्रेटजीज हम फॉलो करते हैं कि हम जिससे विजिटर को हम कन्वर्ट कर सकें कस्टमर्स में। ऑप्टिमाइजिंग योर ई कॉमर्स साइट फॉर कन्वर्जन्स इज क्रूशियल फॉर टर्निंग विजिटर्स इनटू कस्टमर्स, एनहेंसिंग द कस्टमर जर्नी एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग सेल्स कैन बी अचीव्ड बाय एम्प्लॉइंग वेरियस सीआरओ स्ट्रेटजी। ओके, तो अभी वो स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं वो हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे मेन फैक्टर आता है वो होता है कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी। ठीक है, तो कस्टमर रिटेंशन किस तरह से किया जाता है, कस्टमर रिटेंशन क्या होता है वो एक बार समझते हैं। तो अभी रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ठीक है, यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे रिटेंशन की तो हम हमेशा बात करेंगे पहले एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास्ट क्लाइंट है, जिन्होंने हमसे पहले कुछ भी खरीदा हुआ है, उनकी हम बात करेंगे। इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन एक्वायरिंग न्यू वन। ओके, वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। कौन से एग्जिस्टिंग कस्टमर किस लिए होते हैं, उनको वापस से रीपर्चेस करने के लिए जब हम अप्रोच करते हैं तो उसका कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा आता है इन कंपैरिजन बिटवीन न्यू वन, यानी जो नए यूज़र हमारी साइट पे आ रहे होते हैं उससे इसका कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है कि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को साइट पे लेकर आएँ वापस और उनको हम खरीदने के लिए कुछ अप्रोच करें। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू फोस्टर कस्टमर लॉयल्टी एंड इनकरेज रिपीट परचेज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ई कॉमर्स सक्सेस। लॉयल्टी के लिए बोल रहा है, अभी हम समझेंगे लॉयल्टी क्या होता है। फिर देखो यहाँ पे रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन एक्वायरिंग, ये तो सेम चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे कुछ 4 फैक्टर मैंने लिख रखे हैं, उसमें से पहला है लॉयल्टी प्रोग्राम। अब मैं आपको लॉयल्टी प्रोग्राम समझाता हूँ कि लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है। और ये अगर आप वूकॉमर्स वर्डप्रेस पे हो या तो शॉपिफाई तो बहुत बेस्ट है, अगर शॉपिफाई पे हो तो आपको लॉयल्टी का बहुत अच्छा प्लगइन भी मिलता है जो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका पूरा अकाउंट हैंडलिंग भी देख लेगा अकाउंट के साइड से, सॉरी कस्टमर के साइड से, और वहाँ से उनको किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह के ऑफर्स दे सकते हैं, वो सब वहाँ प्लगइन से ही मैनेज हो जाता है। तो बेसिकली लॉयल्टी प्रोग्राम ये होता है कि कोई एक पर्सन होता है, वो जाता है किसी स्टोर पे, ठीक है, वो किसी स्टोर पे जाता है और स्टोर में जाके वो वहाँ से कोई आर्टिकल या कोई चीज़ परचेज़ कर लेता है, ठीक है। जैसे ही परचेज़ करता है वो कुछ पे करता है, तो हम हर एक पेमेंट पे और हर एक ऑर्डर पे हम उसको कुछ सुपर कॉइन दे सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं लूँ तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो। यहाँ पे फ्लिपकार्ट में क्या होता है, हम जैसे ही कुछ परचेज़ करते हैं उसका हमें कुछ सुपर कॉइन मिलता है। वो सुपर कॉइन हम किस लिए यूज़ कर पाते हैं, रिवार्ड्स में यूज़ कर पाते हैं, अपनी शॉपिंग में यूज़ कर पाते हैं। वो बहुत बेसिक चीज़ होता है, बट यही एक लॉयल्टी प्रोग्राम है कि जो यूज़र को वापस हमारे पास लेकर आता है। तो इस तरह के कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स आप चालू कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग, देखो ईमेल मार्केटिंग बहुत ही पुरानी स्ट्रेटजी हो गई है, बट कई सारे अभी भी मार्केट्स हैं, जैसे यूएस मार्केट देखो तो वो लोग अभी भी ईमेल को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। तो हम ईमेल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं रिटेंशन के लिए। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज़ की अगर हम बात करें तो कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड चीज़ें हम उठा सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं फ्लिपकार्ट का, या फिर आप अमेज़न का भी एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि अमेज़न में जो उसका प्राइम मेंबरशिप आता है उसकी शिपिंग फ़ास्ट हो जाती है, या बहुत और भी फीचर्स एक्टिव हो जाते हैं उनके सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। तो कुछ ऐसी सर्विसेज भी आप दे सकते हो। पर्सनलाइज्ड फॉलोअप्स, ठीक है, फॉलोअप्स भी आप ले सकते हो। फॉलोअप्स का मैंने पहले आपको बताया कि बिफोर परचेज एंड आफ्टर परचेज भी हमें फॉलोअप्स लेते रहने चाहिए, इससे कस्टमर एंगेजमेंट बहुत अच्छा बना रहता है। ओके, फिर है एनालिटिक्स एंड कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अभी एनालिटिक्स और कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट क्या होता है, तो अभी जितनी भी चीज़ें हमने पीछे बैकएंड में देखी वो सभी चीज़ों का एनालिटिक्स हमें लेते रहना चाहिए, और उन सभी में कॉन्टिन्यूअस जो भी गैप्स आ रहे हों उन सभी की इम्प्रूवमेंट भी हमें कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि ये कभी भी एक फिक्स टेक्निक नहीं होगी कि हमने कोई एक स्ट्रेटजी ली और उस स्ट्रेटजी को यूज़ कर लिया और उस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के बाद में सारी चीज़ें हमारी अप जा रही, नहीं, कभी भी वो चीज़ें डाउन आनी शुरू हो सकती हैं। इसलिए मार्केट में स्ट्रेटजी हमेशा चेंज होती रहती है, तो हमें वो स्ट्रेटजी, यानी हमें हमेशा R&D रखना है, हमें हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट रखना है साथ में, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय रेगुलरली एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस। कब मिलेगा आपको कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट, जब आप एनालाइज करोगे परफॉर्मेंस को, कितना करोगे, रेगुलरली करोगे, ऑफ योर ई कॉमर्स स्टोर। ओके, अपने ई कॉमर्स साइट का करोगे, और साथ ही साथ आप कंपटीटर का भी कर सकते हो। बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ की मैट्रिक्स एंड मेकिंग चेंजेस टू योर स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन डेटा, यू कैन इंश्योर सस्टेन्ड ग्रोथ एंड सक्सेस। सस्टेन्ड ग्रोथ क्या होती है, सस्टेन्ड ग्रोथ ये होती है कि एक बार हमारी ग्रोथ स्टार्ट हुई
ठीक है, फिर वो ग्रोथ जा रही है, ऊपर जा रही है, पीक पे जा रही है और एक-एक पॉइंट पे आकर के काफ़ी टाइम के लिए वो रुक भी रही है। ये होती है सस्टेन ग्रोथ। अब जो सस्टेन ग्रोथ नहीं है, यानी जो ऐसी ग्रोथ नहीं है, जो जनरल ग्रोथ है कि जो कभी भी डिप आउट करती है, जो कभी भी लैग हो जाती है, वो इस तरह से होती है कि एक अच्छा मार्केट में कोई ट्रेंड आया, हमने उसके लिए कुछ काम किया, वो हमारे बूस्ट पे हुआ। वो ट्रेंड अगर हफ्ते जितने में भी खत्म हुआ, तो हम वापस डाउन आ जाते हैं और फिर हम अगले ट्रेंड का वेट कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा अनसस्टेन्ड ग्रोथ। तो हमें हमेशा सस्टेन्ड ग्रोथ मिलती है। कैसे मिलती है? जब हम एनालिटिक्स एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट रखते हैं अपने ई-कॉमर्स स्टोर के लिए। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। बस इतना ही था ये वाले वीडियो में, और इसमें आप लोग को कुछ तो सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोग को ये पीपीटी चाहिए तो आप खाली कमेंट में एक मैसेज डाल दो, मैं आपको ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।